नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ रवि राठौर और मैं आज आप सबके सामने जो भी अभी एसएससी में घटित हो रहा है, एसएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम रिजल्ट जारी हुआ है, उसके बारे में अपने कुछ जो सुझाव हैं उन पे कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। यदि देखा जाए कि एसएससी में जो भी लिस्ट जारी होती है उसमें हमारे नंबर्स, हमारे रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर जारी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जिसका सिलेक्शन हुआ है और जिसका नहीं भी हुआ उसको भी अपने नॉर्मलाइज स्कोर पता नहीं है। मान लो कोई 144 वाला बच्चा और 143 वाला बच्चा, दो बच्चे हैं एक ही कैटेगरी के, सपोज करते हैं जनरल के हैं। अब 143 वाले के 10 नंबर बढ़ते हैं, 11 बढ़ते हैं, 154 हो जाते हैं, उसका सिलेक्शन हो जाता है प्रीलिम से। और जो 144 वाला है उसके 7 नंबर बढ़ते हैं और उसके 151 नंबर बनते हैं और वो प्रीलिम्स से रह जाता है। चूँकि हमको किसी भी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स पता नहीं है, क्योंकि एसएससी जारी नहीं करता, तो कैसे मान लिया जाए कि उसके इतने नंबर बढ़ने चाहिए 143 वाले के और 144 वाले के इतने नंबर नहीं बढ़ना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी है। नॉर्मलाइजेशन में जो फॉर्मूला है तो कम से कम उसमें हमको हर शिफ्ट के एवरेज मार्क्स और टॉपर मार्क्स इसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो फॉर्मूले से हम नॉर्मलाइज को निकाल सकते हैं। तो एटलीस्ट एसएससी को हर शिफ्ट के नॉर्मलाइज मार्क्स और हाईएस्ट मार्क्स प्रदर्शित करने चाहिए और एक वीडियो के माध्यम से किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसकी जानकारी देनी चाहिए, ताकि पारदर्शिता हो सके। और दूसरी बात, रिजल्ट जारी करते समय ही रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर दोनों लिस्ट में प्रदर्शित करना चाहिए, ताकि लोगों को कोई डाउट नहीं हो सके। मान लो मैं कहता हूं कि एक्स स्टूडेंट के नंबर्स फर्जीवाड़े से 20 नंबर बढ़ गए, तो मेरे को गलत सिद्ध करने का किसी और को, या जिसके नंबर बड़े हैं उसके पास कोई प्रूफ है क्या? तो कुछ स्थितियां हैं जिन पे एसएससी को सुधार करनी चाहिए। दूसरी बात, एसएससी में वेटिंग लिस्ट नहीं है। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन के बाद भी जॉब ज्वाइन नहीं करते, या फिर 1-2 महीने के बाद जॉब छोड़ देते हैं। कुछ ना कुछ तो होंगे ही। तो उनकी जगह पर वो सीट खाली रह जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत आशा रखते हैं। तो हमें एटलीस्ट वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए, एसएससी को एटलीस्ट वेटिंग लिस्ट रखनी चाहिए। और नेक्स्ट चीज़, एसएससी में अभी जो कट ऑफ बढ़ी है उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि जो क्वालिफाइड और सिलेक्टेड स्टूडेंट है जिनको पोस्ट मिल चुकी है वो भी इसका फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। तो वो
और ज़्यादा कट ऑफ बढ़ाते हैं। तो एटलीस्ट ऐसा कोई कानून लाना चाहिए, नियम लाना चाहिए, ताकि जो जॉब पा चुके हैं उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन हो, या फिर उनकी फ़ीस कम से कम उनकी 1 मंथ की सैलरी के बराबर कर देनी चाहिए। यदि वो सीरियस ही होगा, देखिए जो भी अपनी दोबारा फॉर्म भरता है उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। या तो वो ऐसा है कि हायर पोस्ट पे जाना चाहता है, या उसको अपनी जॉब लोकेशन सही नहीं मिली है, कहीं साउथ में डाल दिया, कहीं ईस्ट में डाल दिया। तो जो सीरियस है वो तो अपना फीस दे सकता है ना, 1 मंथ की सैलरी 50,000 60,000। तो उसमें कम से कम, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दिखावे के लिए, अपना ईगो, समाज में अपना रुतबा जमाने के लिए एग्ज़ाम देते रहते हैं और सीट को बर्बाद करते रहते हैं। उन पर पाबंदी लगेगी तो एसएससी को इन बात पर ध्यान देनी चाहिए। और जो सेंटर अभी जिनकी हालत इतनी ख़राब है, कहीं ना कहीं माउस में दिक्कत जाती है, कहीं एमटीएस में फर्जीवाड़ा हो जाता है, इन पर ध्यान देना चाहिए। और अभी कीबोर्ड लैगिंग का तो एक प्रॉब्लम जिस पे बहुत से लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, उसके बारे में कम से कम एटलीस्ट एसएससी को हर एक कीबोर्ड को इतना सिक्योर रखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि उसमें टाइपिंग में दिक्कत ना हो। मान लो जो बच्चा अच्छा स्कोर बना लेता है मेंस में, उसका टाइपिंग क्लियर नहीं हो पाता कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो मेरी आशा है आपसे कि मेरी इस बात को ध्यान दें, और आप सभी व्यूअर्स से मैं कहना चाहूँगा कि मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।